आप सभी को नमस्कार। मैं दीप्ति ठाकरे आज के समाजोत्थान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि पोवार समाज के गौरव श्री ढाल सिंह जी पटले, उपायुक्त दिल्ली पुलिस, आज युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए हमसे जुड़े हैं। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। संघ लोक सेवा परीक्षा 2009 यूपीएससी सीएसई 2009 से चयनित दिल्ली, अंडमान और निकोबार आइलैंड पुलिस सेवा 2010 बैच के अधिकारी श्री ढाल सिंह जी पटले आज युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे कि किस प्रकार से सिविल सेवा परीक्षा के साथ-साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे सफलता अर्जित करनी है, इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं युवा चेतना मार्गदर्शन के प्रणेता एवं अध्यक्ष डॉक्टर विशाल बिसेन जी का स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम से जुड़े आप सभी लोगों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना से होती है। आज हम हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से करेंगे। साथ ही दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चिरंजीव अर्णव ठाकुर जी करेंगे। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ पंक्तियां युवाओं के लिए कहना चाहूंगी। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर में कुछ पलना भी पड़ता है कहना चाहूंगी। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर में कुछ पलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर में कुछ पलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसके रातों में सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अब मैं इस कविता के साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार महासंघ एवं युवा चेतना मार्गदर्शन कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल बिसेन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक श्री ढाल सिंह जी पटले का स्वागत करते हुए अपनी मनोगत व्यक्त करें। सभी को जय राजा भोज, जय श्री राम।
माँ गढ़कालिका, माँ सरस्वती को वंदन करते हुए काफी समय के बाद युवा चेतना मार्गदर्शन पर कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण और हम पुनः साथ सभी के लिए लेके आ रहे हैं। और ये हाँ, इस कार्यक्रम का 18वां भाग आज हम लोग यहाँ श्री ढाल सिंह जी पटले, उपायुक्त दिल्ली पुलिस, जो कि आज हमारे युवाओं के लिए एक मिसाल है। हर युवा का एक सपना होता है कि वो अपने जीवन में प्रगति करे, और जब वो प्रगति पथ पर चलता है तो जो कठिनाइयां उस युवा को झेलनी पड़ती है, उसका सामना करना पड़ता है, तो वो खुद का ही कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक बन जाता है। लेकिन इस सफर में ऐसे काफी गुणी हमारे समाज में, हमारे आसपास में, और हम जहाँ भी हमारा वास रखते हैं वहाँ ऐसे कुछ लोग हमारे संपर्क में आते हैं जो हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं, आदर्श बन जाते हैं। ऐसे ही ढाल सिंह भैया है, जिन्होंने काफी लोगों का, काफी युवाओं का जीवन संवारा है, उन्हें मार्गदर्शित किया हुआ है। यह मंच इसी तरह की कल्पना को साकार करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कुछ लोगों से, साथ में चंद लोगों से शुरुआत हुई थी। आज एक कारवां में बदला है, और उसका एक रूपांतर एक मंच के साथ साथ में महासंघ और एक ग्रुप, समूह कहिए, कि एक उत्थान के प्रति जितने भी लोग अग्रसर है, चिंतित है, वो जुड़ते जा रहे हैं। मैं इस मंच से इतना ही कहना चाहूंगा कि कृषक कल्याण मार्गदर्शन पर कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, और युवा चेतना मार्गदर्शन पर कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने अलग अलग भागों में करी, क्योंकि विषय को हम मिश्रित नहीं करना चाह रहे थे। और आज कृषक कल्याण मार्गदर्शन पर कार्यक्रम की करीब 13 कड़ियां हम लोगों ने जोड़ी हुई है, और युवा चेतना मार्गदर्शन पर कार्यक्रम का ये 18वीं कड़ी यहाँ पे जोड़ने जा रही है। तो हमारे समाज के या इस भारतवर्ष में जितने भी युवा उनके संघर्षशील जीवन में सफर करते हुए आगे बढ़े हुए और उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है, उन्हीं की कहानी, उन्हीं के जुबानी हम आप सभी के लिए यहाँ इस मंच के द्वारा लाने की कोशिश करते हैं। और एक चेष्टा है, और एक चेष्टा जो एक उसका जो एक उसकी सोच थी, ये काफी इसमें रूपांतरित भी हो रही है, और हम लोग सफल भी हो रहे हैं। आने वाले कड़ियों में और भी लोग जुड़ेंगे, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग इसी कार्यक्रम के तहत, हो सके वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जितनी भी हमारी कोशिशें रहेगी कि हम हमारे युवाओं तक कैसे पहुंचे। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो पोवारी उत्थान से हुई थी, और प्राध्यापक डॉक्टर शेखराम जी एड़ेकर जी के पहले उद्बोधन से हुई थी। और ये उद्बोधन धीरे 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 मार्गदर्शकता में रूपांतरित होते गए, और करीबन आज इस कार्यक्रम में दोनों कार्यक्रम की कड़ियों को हम मिलाते हैं तो वैसे ही जो है वो नंबर्स के साथ में 40 के ऊपर हो गई है, और ऐसे जिनका हम नंबर नहीं दिए थे 50 के ऊपर हो गई है। और इन कार्यक्रम में करीबन 100 से ज्यादा हमारे यशस्वी सामाजिक और जो शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने योगदान दिया हुआ है। आईआईटी के बच्चे हो, आईआईएम के बच्चे हो, हमारे बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग वर्ग हो, या महिलाएं हो जिन्होंने विविध क्षेत्रों में प्रावीण्य प्राप्त किया हुआ है, विविध क्षेत्रों में वो कार्यरत है, या फिर हमारे युवा हो जो
इस कार्यक्रम के तहत में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने के साथ साथ में एक सोच रखते हैं कि हम आने वाले युवाओं को भी साथ में मार्गदर्शित करें कि वो अपना एक प्रोफेशनल करियर कैसे बना पाए। हमारे इसी साथ में आज एक नागपुर में प्रोग्राम होने जा रहा है कि हेल्थ अवार्ड्स का। वहाँ हमारे महेंद्र जी ठाकुर भैया को एक अवार्ड मिल रहा है नागपुर में। आज वो प्रोग्राम अभी शुरू हो गया है। वो भी एक हमारे इस कार्यक्रम की कड़ी रही हुई है, इस विचार धारणा की कड़ी रही हुई है और हमारे एक जो मुख्य हमारा जो एक कोर कमेटी है उसके भी एक वो सदस्य है और अग्रणी है, जहाँ पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करें। बोलने को बहुत कुछ है। आज कार्यक्रम में भारत से और विदेश से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। रोटरी क्लब मुंद्रा से भी लोग जुड़े हुए हैं, रेड क्रॉस से लोग जुड़े हुए हैं और वहाँ के जो असिस्टेंट एजी है वो भी जुड़े हुए हैं, हमारे अतुल पांडे जी। काफी वरिष्ठ लोग भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में और यही एक इस कार्यक्रम की सफलता का राज है कि ना एक कस्बे से ना एक कस्बे से, लेकिन एक भारतवर्ष से देश और विदेश से भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्री माननीय ढाल सिंह जी पटले भैया को मैं इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता हूं और मुझे ये विश्वास है कि इस कार्यक्रम का लाभ हमारे युवाओं को जरूर होगा। भैया आप जहां बैठे हुए हैं दिल्ली में और आप जिस पोस्ट पर बैठे हुए और जो कार्य और जो जिम्मेदारियों के साथ आप वहां बैठे हुए हैं, एक बहुत ही रिस्क और जिम्मेदारी की एक जिम्मेदारी भरा एक पद है, जिसको निभाते हुए क्या क्या चैलेंजेस हमको देखने पड़ते हैं, किस चैलेंजेस को कैसे हमारा माइंडसेट होना चाहिए, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये और किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए। जो हम लोग आज एक गांव से आके इस जगह जाके बैठ के इतने सारे लोगों में जिनके सोच और जिनके काफी सारी एक्टिविटीज होती है उसमें अपने आप को प्रस्तावित करना और अपने चीजों को कार्यान्वित करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपका इस कार्य युवा चेतना मार्गदर्शन पर 18वें भाग में आपका स्वागत करता हूं और कृपया आपको मैं आमंत्रित करते हुए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आपके आज के मार्गदर्शन का आप लाभ लें। धन्यवाद विशाल भैया। अब मैं कार्यक्रम में युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आज श्री डाल सिंह जी पटले जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर हम सभी का, विशेषकर युवाओं का मार्गदर्शन करें कि वे किस प्रकार सभी चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जी धन्यवाद सभी को। जय राजा भोज। क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? जी जी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, विशाल भैया विशेषकर आपका, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन आज किया है। और जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, पहले तो मैं सभी का धन्यवाद और आभार करता हूं कि वो अपना समय निकाल हमारे साथ हैं। जहां तक रही बात कि मार्गदर्शन की, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी लोगों का जीवन, चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई भी व्यक्ति, हम सभी लोगों का जीवन कुछ ना कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जुटा होता है। हम जब छोटे होते हैं तब से हम कुछ सपने देखते हैं और सपनों को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करते हैं या उनके लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, वो सफलता कहलाती है। और शायद सफलता प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, जिससे कि हम अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास करते हैं। जब बच्चे 10वीं तक या 8वीं 10वीं तक होते हैं, उसके बाद में उनका उद्देश्य बनता है कि वो 12th में अच्छा परसेंट बना लें। उसके बाद जब 12th में होते हैं तो वो एक दिमाग में चलता है कि इंजीनियरिंग कर लें या मेडिकल कर लें। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में नौकरी या कोई बिजनेस या कुछ अच्छा सेटअप प्राप्त करना। इस प्रकार की अलग अलग कड़ियों के माध्यम से हम अपने जीवन को के लक्ष्य को बांटते हैं। इन सभी के बीच में मैं एक बात बताना चाहता हूं, चाहे वो हमारे युवा साथी हों, चाहे वो हमारे
जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहला चीज जो मुझे लगता है कि हम सबको फॉलो करना चाहिए वो ये कि अपने काम को में रुचि बनाएं, अपने काम को रुचिकर बनाएं या फिर अपनी रुचि में काम पैदा करें। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि अधिकतर ये होता है कि हम लोग जो काम करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं हो पाता या फिर इंटरेस्ट नहीं होता तो उस वजह से मन नहीं लगता, हम लोग अपना 100% नहीं दे पाते और इस वजह से जो जो एक सक्सेस किसी कार्य के करने में होना चाहिए वो नहीं हो पाती। वहीं इसका दूसरा पहलू क्या है कि अपनी रुचि में काम पैदा कीजिए। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति डांसर है या फिर पेंटर है तो उसके मुंह से आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि मैं थक चुका हूं काम करके आज या फिर मैं बोझिल हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक रुचि जो उसकी है काम की उसको वो उसने काम बनाया, अपना पैशन बनाया। इस वजह से वो कभी भी उस कार्य में थकता नहीं है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्विसेज जैसे कोई मेडिकल फील्ड में है, अब उसे उसका पैशन है सेवा करना ऐसे लोगों की, तो उसके चेहरे पे कभी थकान नहीं और उसका करियर ग्राफ हमेशा ऊपर चढ़ता होता है। ऐसे ही कुछ लोग जो पुलिस सर्विसेज में होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, अगर वो लोग भी उनका वो पैशन है या और कोई जैसे कोई व्यक्ति शिक्षक है मान लीजिए और उसे बच्चों को पढ़ाना शिक्षित करना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है कि आपने अपनी रुचि को अपना करियर बनाया हुआ है। तो जो भी लोग अपने करियर को चुन रहे हैं या फिर आगे प्लान कर रहे हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तो मेरे लिए तो मेरा एक सजेशन उनके लिए हमेशा रहेगा कि एक बार अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से पूछिए कि आपको क्या पसंद है। सिर्फ समाज ये कर रहा है या फिर लोग ये कर रहे हैं, मेरे घर वाले ये चाहते हैं या फिर फला लोग आजकल उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इसीलिए मुझे भी करना है। एक समय के बाद आप देखेंगे कि आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे हटेंगे या फिर वो आपको बहुत बड़ा लगने लगेगा या आपका उसमें मन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार की चीजों की वजह से होता ये है कि हम कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मेरा सबसे पहला निवेदन तो ये है कि अपने उस काम को में पैशन लाइए, रुचि पैदा कीजिए। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अगर आपके काम में आपकी रुचि है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई पेशा हो या कोई सर्विस हो या कोई और बिजनेस हो, तो आप देखेंगे कि आप उसमें अपना 100% देते हैं और जब आप अपना 100% देते हैं तो सक्सेस हो सकता है कुछ लेट मिले, कुछ देर मिले, लेकिन आप अपने उस कार्यक्षेत्र में इतने पारंगत हो चुके होते हैं कि आपको नजरअंदाज नहीं किया सकता। आप कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो बात है वो ये कि आप अपनी पसंद के कार्य को करें ताकि आप आपके कार्य में आपका 100% जाए। दूसरा चीज हम जब देखते हैं कि स्पेशली ये बात मैं कहना चाहूंगा यूथ के लिए, स्पेशली जो 8वीं या 10वीं के आसपास हैं, हमने बहुत से लोगों को देखा है जो 21 वर्ष या 22 वर्ष की उम्र में बहुत अच्छी बड़ी एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो या और कोई दूसरी। हमें लगता है कि ये कोई चमत्कार उनके साथ हो गया, उनकी किस्मत अच्छी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही 10th के बाद में या 12th के बाद में बहुत से लोग एक फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना ड्रॉप लिए ही इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल सर्विसेज को की एग्जाम जो होती हैं उन कॉलेजेस के लिए एडमिशन ले लेते हैं। और बहुत समय में ये होता है कि बहुत से लोग एक ड्रॉप या 2-3 साल का ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो अगर मैं तो उन बच्चों से ये कहना चाहूंगा, उन युवाओं से ये कहना चाहूंगा स्पेशली कि अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे 10वीं के बाद में इंजीनियरिंग में जाना है या फिर मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उसकी तैयारी आपको बहुत पहले शुरू करनी चाहिए। जैसे हम लोग 10वीं के बाद 10th में के बाद अधिकतर सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो उसी समय आप निश्चित कर लेते हैं कि मुझे 11th-12th में इंजीनियरिंग करनी है तो मैथ्स लेना है या फिर बायोलॉजी लेनी है तो आगे मेडिकल फील्ड में जाना है। तो अगर मान लीजिए 12th के बाद की उन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी आप थोड़ा पहले शुरू कीजिए। ऐसे ही जो लोग ग्रेजुएशन के बाद होने वाली जो 1 डे एग्जाम्स होती हैं या फिर सिविल सर्विसेज या और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर समय यह है कि आप अपने ग्रेजुएशन का इंतजार न करें, आप उसकी तैयारी उसके पहले से ही शुरू करें ताकि आप जब 1 साल 2 साल में अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके हो तब तक आपका ग्रेजुएशन हो, उस लायक आप हो जाए और आपको उसके बाद के समय में समय आपका कम हो जाए।
अधिकतर देखा गया है कि लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद में फिर डिसाइड करते हैं कि हमें अब तैयारी करनी है, चाहे सिविल सर्विसेज की हो चाहे दूसरी चीजों की, और उसके बाद में 1 साल 2 साल 3 साल उसमें यूज होता है। जबकि अगर आपका उद्देश्य पहले से ही क्लियर है कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उसकी प्रिपरेशन आप उसके पहले से शुरू कर दें, जबकि आप उसके लिए तैयार हो रहे हो। तो कहने का माध्यम ये है, मतलब यह है कि आप, एक शब्द हम लोग कहते हैं कई बार कि मैं लायक नहीं हूँ किसी चीज के, या फिर मुझे मौका मिलेगा तब मैं लायक बनूंगा और मैं हासिल करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लायक बनिए, आपके आप पास अपने आप मौके आएंगे। तो लायक बनने के लिए जो काबिलियत है वो ये है कि आपको लोगों से पहले, अधिकतर लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, जैसे ग्रेजुएशन की बात की जो एग्जाम्स होती हैं उनके लिए, वो आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी शुरू करते हैं ना। आपको पहले से प्रिपरेशन शुरू करनी है ताकि आप उनसे आगे रेस में रहें, और आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन, आपका नॉलेज उनसे ज्यादा है और आप जल्दी सिलेक्ट होंगे उनसे। क्योंकि जैसी बात ये रही कि करियर में किसी भी चीज के, किसी भी क्षेत्र के करियर को अगर हम बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जरूरी चीज जो है, आप जानते हैं कि मेहनत, मेहनत पूर्ण मनोयोग के साथ में। मतलब ये कि आप अगर किसी कार्य को बेहतर करना चाहते हैं या उसमें पारंगत होना चाहते हैं, तो जब तक पूर्ण मनोयोग से आप उसमें प्रयास नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि सक्सेस बहुत धीमी गति से होती है या फिर नहीं हो पाती है। तो ज्यादा बेहतर ये है कि हम जब भी किसी कार्य को करें, चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो नौकरी हो, आप जब अपना 100% लगाएंगे, तो आप पाते हैं कि आप उस क्षेत्र में पारंगत हो चुके हैं और आप उसको में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे ही मैं बहुत बार ये सुनता हूँ लोगों से कि हमें टाइम मैनेज नहीं होता इस पढ़ाई करने में, या फिर और भी हर्डल्स आते हैं, कैसे हम करें कि कम से कम समय में हम सक्सेसफुल हो जाएं। तो मैं 3 बातें कहता हूं कि पहला चीज, आप खूब मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कभी कोई सानी नहीं है। दूसरा चीज, उसमें निरंतरता हो, मेहनत हो, मेहनत में निरंतरता हो। और तीसरा चीज, अपने काम के प्रति ईमानदारी। देखिए, कुछ मानवीय गुण जो हमारे बड़े बुजुर्ग में सिखाते रहे हमेशा से, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, सदाचारी, ये सब बेसिकली एक व्यक्ति के मानवीय आंतरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो इनको नजरअंदाज आप कर ही नहीं सकते हैं, चाहे जीवन का कोई भी फील्ड हो। किसी एक क्षेत्र में एक बार आप, हो सकता है कि अपने किसी मौके का फायदा उठा के आप सक्सेस हो जाएं, लेकिन हमेशा जीवन में ऐसा नहीं होगा। उसके लिए वही वो सदाचार के गुण, वही वो ईमानदारी के गुण, और वही निरंतरता जो एक अच्छे व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, उनकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, तो आप मेहनत करेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे और उसमें निरंतरता रहेगी, आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहेंगे, तो आप देखेंगे कि मेहनत आपके पीछे 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 घूमती है, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। जैसा कि विशाल भैया ने बताया था कि अपने जीवन के प्रति मैं अगर बताऊं, तो मुझे लगता है कि अपने जीवन में बताने लायक सच जो भी कुछ है, वो यूपीएससी की तैयारी का दौरा जो दौर था, वो था। और उसके पहले जो कि क्या होता है कि आपका जो व्यक्तित्व होता है, वो एक दिन का बना हुआ नहीं होता है। आप बहुत लंबे समय से, या आपका जो पिछला जीवन होता है, उसमें अनेक अनुभव जब मिलते हैं, अनेक अनुभवों से मिलने वाले जो आपको विकास करते हैं उस अपने व्यक्तित्व के अंदर, उन सब का बना बुनाया एक समायोजन आपका व्यक्तित्व होता है, जो पिछले कई दिनों से पता नहीं किस समय में किस अनुभव से आपको वो चीज सीखी हुई है आपने, उसका समायोजन होता है, तब जाके आपका व्यक्तित्व बनता है। तो बेसिकली जब आप किसी जब आप किसी भी प्रयास के लिए, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो किसी नौकरी का इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, मान लीजिए कोई जॉब आप करते हैं, तो आपके उस व्यक्तित्व की झलक ही आपका पहला इंप्रेशन होती है, जो कि आपने बहुत लंबे समय से, हो सकता है कि आप किसी
व्यक्तित्व के किसी मीटिंग में जाएं, किसी इंटरव्यू में जाएं, या फिर कोई ऐसी आपकी डील होने वाली हो जिसमें कि आपको लगता है कि आप उसमें आपको इम्प्रेस करना हो किसी व्यक्ति को, तो हो सकता है कि आप 5 मिनट के लिए अपना झूठा आवरण दिखा सकें, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं होता है। तो जो व्यक्तित्व के विकास की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपकी मेहनत के साथ-साथ एक समानांतर चलने वाली चीज होती है, जो कि आप बचपन से, अपने सोसाइटी से, अपने परिवार से, अपने खट्टे-मीठे अनुभवों से सीखते हैं, और जिसके माध्यम से आप एक अच्छा व्यक्तित्व पाते हैं, जो कि हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति पे एक समय में उसको रिकॉग्नाइज ना करे, लेकिन वो समय के साथ लोगों की नजरों में आता है और आप अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसे ही जो हम लोगों की फील्ड होती है, चाहे हमारी सिविल सर्विसेज हो, चाहे लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी अलग-अलग फील्ड्स हों, तो आपने एक चीज जरूर गौर की होगी कि आप लोगों ने जो भी मुकाम हासिल किया है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि आपने जो अपना व्यक्तित्व का विकास किया है अच्छे गुणों के साथ में, उसका बड़ा इंप्रेशन आपकी अ, उस कार्य क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी वजह से आपका हमेशा स्थान बना हुआ होता है। तो ये एक चीज मैं युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी क्षेत्र में प्रयास करना प्रारंभ करें, तो इस बात को न भूलें कि उन बेहतर गुणों को जिन्हें जो कि आपके माता-पिता ने जो संस्कार आपको दिए हैं, उनको ज़रूर साथ में लेके जाएँ, क्योंकि वो हमेशा आपके काम आएँगे। कभी भी उनके शायद नंबर ना मिले आपको, किसी इंटरव्यू में या किसी एग्ज़ाम में, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, और वो जब आप किसी के से भी बात करते हैं, तो दिखता है कि आप कहाँ से हैं और कैसे परिवार से हैं। ऐसे ही मैं बहुत से युवाओं से जब बात करता हूँ, तो एक चीज़ सुनने में आती है कि अभी फला-फला लोग ये वाली नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, या फिर ये तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं भी करना चाहता हूँ। या फिर माता-पिता कई बार बोलते हैं कि बेटा ये ट्रेंड चल रहा है, इसको करो। जैसे हमने भी अपनी लाइफ में देखा है कि 10th के बाद, जैसे हम लोग जिस बालाघाट के रहने वाले हैं, वहाँ पे आज के 10 साल, 15 साल पहले 12th हुआ, उसके बाद में फिर या तो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल, यही एक फील्ड बचा करती थी या फिर हुआ करती थी। और आफ्टर ग्रेजुएशन जो वन डे एग्जाम्स होती हैं, उनकी तैयारी के लिए फोर्स किया जाता था। तो मैं ऐसे मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे माता-पिता से कि सबसे पहले बच्चों से को जरूर काउंसिल करें कि उनकी किस चीज में रुचि है। जैसे एक मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे मित्र 2010 के दौरान दिल्ली में बने थे, तो वो खाने के बड़े शौकीन थे। फिर 4-5 साल बाद उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, और आजकल वो उससे मंथली lakhs रुपीस कमा रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ उनका काम खाना होता है, खाने को टेस्ट करके उसको रेकमेंड करना होता है। इस प्रकार से मैंने एक बड़ी अच्छी चीज सीखी उनसे कि अपनी रुचि को उन्होंने अपने करियर में के तौर पे बनाया, तो वो सक्सेस हुए। ऐसे ही मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, बच्चों से कहना चाहता हूँ, माता-पिता से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि जब भी वो बच्चे तैयारी या फिर कोई और चीज़ करना चाहें या करियर ऑप्शन के तौर पे चीज़ों को चुनें, तो हमारा एज़ ए मार्गदर्शक, एज़ ए माता-पिता, हमारा काम होगा कि हम उन्हें गाइड करें। गाइड करने के साथ-साथ ये ज़रूर देखें कि उनकी रुचि का विषय क्या है। सिर्फ समाज में अभी क्या चल रहा है या फिर लोग क्या कर रहे हैं, ये सोचकर उनके ऊपर में कभी भी बोझ ना डालें कि या फिर दबाव ना डालें कि आप भी ये चीज़ करें। इससे होता क्या है कि उस समय तो वो लोग हमारी इच्छाओं को ध्यान में रख के तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उनका मनोयोग, उनका जो एक पैशन होता है, वो उसमें नहीं बन पाता। इस वजह से कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उनकी रुचि खत्म हो जाती है, और फिर वो और दूसरे ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि अपनी रुचि के कार्य को पैशन बनाएँ। ये एक बात मैं युवाओं से और माता-पिताओं से भी कहना चाह रहा था। इसके साथ-साथ अगर जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, विशाल भैया, आपसे निवेदन है कि अगर मान लीजिए कोई प्रश्न या फिर कोई चीज़ या कोई क्वेरीज़ अगर जो लोग सुनने वाले हों उनके पास हो, तो मैं उनका जवाब देना पसंद करूँगा। जी भैया, ठीक। हम लोग चैट बॉक्स में मैं भी डाल देते हैं और उसके जी, हिसाब जी। से कुछ। धन्यवाद भैया। जी। अब मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि यदि वे कोई प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, तो अभी अपने आप को अनम्यूट कर प्रश्न पूछ सकते हैं श्री ढाल सिंह जी से।
हेलो। धन्यवाद ढाल सिंह। हाँ। हेलो सर, मेरा नाम नाजिया अली है। जी। सर, मेरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। जी। तो मैं भी 2 सालों से कर रही हूँ तैयारी। सो सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, सो स्टेमिना इज गोइंग टू बी रियली सो हाई, माइंड में रहता है कि नहीं कर लेंगे, बट जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, जस्ट बिकॉज सिलेबस इज टू फास्ट, तो हर सिंगल नेक्स्ट डे माइंड में ये थॉट आता है कि नहीं हो पाएगा, आई थिंक आई शुड क्विट दिस। तो जी। सर, मैं बस ये चीज जानना चाहती हूँ कि अपने आप को हर सिंगल डे मोटिवेट कैसे रखें, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है। मैं जब भी प्रिपरेशन करती हूँ, एक दिन पढ़ती हूँ, फिर सेकेंड डे थॉट आ जाता है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए। तो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? देखिए, ये जो बात आपने कही है, ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं आती, ये हम लोगों के साथ भी आया हुआ था पहले, और हर किसी जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं सबके साथ आता है। सिर्फ यूपीएससी में नहीं, किसी भी क्षेत्र में जो लोग तैयारी कर रहे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म लंबा समय लगता है, उसमें ये प्रश्न आना लाजमी भी है। तो एक बात नाजिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लक्ष्य अगर बड़ा है तो समय भी लगेगा और ऊर्जा भी लगेगी। यस सर। हाँ? तो अगर लक्ष्य बड़ा है तो ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए, तो मोटिवेशन लेवल भी ज्यादा चाहिए। तो हमेशा अपने आप को ये समझाएं कि यस, आप इस चीज के लिए बने हैं और आप एक एक दिन उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, होता क्या है कि इसमें जो मतलब मैंने अपने अनुभव से पाई ये चीजें कि आज आपने 10 घंटा पढ़ाई किया मान लीजिए, या 8 घंटा पढ़ाई किया, आपका मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा उस दिन, और आपको लगेगा कि यस, मैंने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट डे आप किसी और चीज में एंगेज हो गई और आपने पता चला उस दिन कोई पढ़ाई नहीं की, उस दिन आपने शाम को फिर आप सोचते हैं कि अरे आज क्या हो गया, आज तो मैं पढ़ाई नहीं, और ऐसे अगर 2-3 दिन लगातार हो गया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस एकदम से टूट जाता है। ऐसा होता यस सर, एग्जैक्टली। सेकंड डे ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाते हैं। जी। तो यही जो मैंने एक बात कही थी कि जी तोड़ मेहनत, मेहनत में निरंतरता, और तीसरी चीज अपनी मेहनत में ईमानदारी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चाहे आप एक स्टूडेंट हो या एक एक्सपेरिमेंट मतलब तैयारी करने वाले हो, या फिर बाद में भी, कल को मैं आपसे बड़ा सिंपल सा प्रश्न कहता हूँ कि अगर आप सिलेक्ट हो जाती हैं, हाँ जी। सिलेक्शन के बाद मान लीजिए आप आईएएस बन गई, यस सर। तो आपको क्या ऐसा कोई दिन मिलेगा जिस दिन आपको काम ना करना हो? सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। इज इट ना? जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी इनफैक्ट। एग्जैक्टली, तो समझिए कि जिस चीज की आप तैयारी कर रही हैं, उसमें उसके बाद आपको समय नहीं मिलने वाला है, उसमें निरंतरता ही आपका काम है। मतलब आपको 24/7 आपको काम है, तो आप उसकी तैयारी कर रही हैं, तो आपको कैसे आप ये सोच सकते हैं कि आपने आज पढ़ाई की और कल नहीं पढ़ाई करेंगी? इज इट? तो आपको भले आप जितना भी पढ़ती हो, आपने अगर मान लीजिए अपने लिए 4 या 5 घंटे भी रखा है, निश्चित कर रखा है, तो वो निरंतरता बनी रहनी चाहिए, जिससे कि मोटिवेशन भी बना रहेगा और आपके अंदर की शक्ति भी बनी रहेगी। तो ये वाली जो मैंने बात आपको कही है कि आप जिस दिन सक्सेस हो जाएंगी, सक्सेस होने के बाद में जब आपको रेस्ट नहीं मिलने वाला है, उस समय आपकी निरंतरता रहेगी, तो फिर अभी क्यों नहीं? ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, आप देखिएगा कि आप रोज पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद। ओके सर, थैंक यू सो मच। राइट जी। धन्यवाद ढाल सिंह भैया, आज आपने बहुत ही अच्छे से युवाओं का मार्गदर्शन किया, और निश्चित ही यह मार्गदर्शन युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक रहेगा। जी। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अब मैं जी। श्रीमती सुजाता हनवत जी से को आमंत्रित करती हूँ आज का धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करने के लिए। श्रीमती सुजाता हनवत। जय राजा भोज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुजाता पादी हनवत रायपुर छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही हूँ। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने वाले सभी वरिष्ठगण एवं सहभागियों को मेरा पुनः नमस्कार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का कार्यक्रम युवा चेतना मार्गदर्शन हेतु विषय सिविल सेवा परीक्षा के साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पर आधारित था, जिसमें श्री ढाल सिंह जी पटले जी द्वारा हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन दिया गया, जो कि हम सभी युवाओं के लिए अत्यंत
लाभकारी एवं ज्ञानवर्धक था एवं निश्चित ही आज के युवाओं को सफलता दिलाने में मदद करेगा, जिसके लिए मैं सभी श्रोताओं की तरफ से आपका हृदय धन्यवाद करती हूँ एवं यह आशा करती हूँ कि भविष्य में भी कुछ वक्त निकालकर आप हम युवाओं का मार्गदर्शन कर हमारे जीवन को सफल बनाने में योगदान देते रहेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम के संचालन करता डॉक्टर विशाल जियालाल बिसेन भैया जी एवं महासंघ के सभी कार्यकारिणी सदस्यों का भी हृदय धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इतने उच्च व्यक्तित्व के धनी श्री ढाल सिंह जी पटले जी को हमारे मध्य मार्गदर्शक के रूप में लाए और हम सभी युवाओं के जीवन को सफल बनाने का अहम कदम उठाया। आपने पूर्व में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके हम युवाओं का मार्गदर्शन कराया एवं आत्मविश्वास बढ़ाया है। निश्चित इस पहल का हम युवाओं के जीवन पर निश्चित ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ मैं यह भी कामना करती हूँ कि भविष्य में भी आप सभी इसी तरह युवाओं के मार्गदर्शन हेतु कार्य करते रहेंगे और इसी पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं श्री ऋषि बिसेन जी का भी सहृदय धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने हेतु प्रेरित किया एवं अवसर प्रदान किया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय राजा भोज। धन्यवाद सुजाता। निसंदेह आज का यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले युवाओं को अधिक से अधिक लाभ होगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार महासभा के द्वारा युवाओं के मार्गदर्शन का यह 18वां कार्यक्रम था और भविष्य में भी हम ऐसे कार्यक्रमों के साथ आएंगे। अब पुनः मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एवं कार्यक्रम की समाप्ति के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।